हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछली क्लासों के अंदर हमने जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखा था और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न है एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, तो एक बार इन प्रश्नों को जरूर देखें। और ये जो प्रश्न है कई बार पिछले एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं, तो इस क्लास को जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थल से सम्मिलित कीजिए। यानी हमें इस प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है, एक तरफ तो दे रखे हैं वर्ण दे रखी हैं हमें, और दूसरी तरफ उनका उच्चारण स्थान दे रखा है। यानी इन वर्णों का उच्चारण स्थान किससे होता है, हमें इनका क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर कौन सा वर्ण दे रखा है, तो कै वर्ण दे रखा है। तो कै का उच्चारण स्थान होता है कंठ से। किससे होता है, कै का उच्चारण होता है कंठ से। तो ऑप्शन नंबर सी से मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए यानी अकह कंठ है। किस प्रकार से याद रख सकते हैं आप, अकह कंठ है यानी आ वर्ण, इसके अलावा कै वर्ग के सभी वर्ण ओके किस में शामिल किए गए हैं, तो कंठ के अंदर, कंठ से इनका उच्चारण स्थान होता है। बी के अंदर दे रखा है तय वर्ण, तो तय का उच्चारण स्थान होता है दंत से। किससे होता है, दंत से। लृतलस दंत है। ओके, इस प्रकार से याद रख सकते हैं, यानी लृ, तय, ल और स, लृतलस दंत है। इन सभी यानी लृ ये संस्कृत का वर्ण है, तय वर्ग के सभी पांचों वर्ण, इसके अलावा ल और स, इन सभी का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो दंत से होता है। इसके बाद में दे रखा है न, न का उच्चारण स्थान होता है नासिका से। किससे होता है, ये इसके अंदर बी के अंदर मिला हुआ है। न का उच्चारण स्थान होता है नासिका से, यानी पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर वर्णों को नासिक के वर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद में है श, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु से। किससे होता है, तालु से होता है, यानी इच यस तालव्य। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, ई, च, य और स, इचयस तालव्य, यानी ई च वर्ग के सभी वर्ण, य और स वर्ण। ये कौन सा स है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये तालव्य श है। ओके, तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी एक के अंदर कौन सा, तीन देखना है। तो एक के अंदर, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इन दो के अंदर है। ओके, आगे बी के अंदर क्या दे रखा है, तो बी का मिलान है एक से। तो बी के अंदर इस स वाले वर्ण के अंदर दे रखा है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, संवृत स्वर हैं। अब इसके अंदर आपको बताना है संवृत स्वर कौन सा का जोड़ा कौन सा है इसके अंदर। तो साथियों, संवृत स्वरों की बात करें तो संवृत स्वर कौन से होते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कर सॉरी उच्चारण करते समय हमारी मुंह की आकृति किसके समान हो जाती है, तो बंद के समान हो जाती है, बंद जैसी हो जाती है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी मुंह की आकृति किसके समान हो जाती है, तो बंद जैसी हो जाती है। स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। ओके, तो इन ऑप्शनों के अंदर बताना है आपको संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं, या फिर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी मुंह की आकृति बंद जैसी हो जाती है। तो साथियों देखिए, एक तो ए, नीचे से देखते हैं सबसे पहले ए आ, यानी इसके अंदर तो हमारी मुंह की आकृति खुले जैसी हो रही है। ओके, इसके बाद में ए आई, इसके अंदर भी नहीं हो रही है। ओ औ के अंदर भी नहीं हो रही है। ऊ, इसके अंदर जब हम ऊ और ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारी मुंह की आकृति किसके समान हो जाती है, तो बंद के समान हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिगंबर शब्द में संधि है, दीर्घ संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि। दिगंबर की बात करें तो साथियों, दिगंबर शब्द में संधि होगी हमारी, सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो इसका संधि विच्छेद होता है दिक योग अंबर। क्या होता है इसका संधि विच्छेद, दिक योग अंबर, इसका संधि विच्छेद होता है। यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण के अंदर क्या है,
स्वर रहित क है, इसके बाद में द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के अंदर क्या दे रखा है, ए दे रखा है। यानी व्यंजन का योग किसके साथ हो रहा है, स्वर के साथ हो रहा है। तब कौन सी संधि होती है, तो व्यंजन संधि होती है। जब व्यंजन का योग किसके साथ हो, तो स्वर के साथ हो। इस स्थिति में कौन सी संधि होती है, तो व्यंजन संधि होती है। यानी एक व्यंजन संधि का एक नियम है, कौन सा, यदि सघोष वर्ण के बाद में, सघोष वर्ण के बाद में किसका, सॉरी, यानी यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में, किसके बाद में, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में, वर्ग कितने हैं, 5 हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्गों में से यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में किसी सघोष वर्ण का योग हो, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग की कौन सी वर्ण में, तीसरे वर्ण के अंदर आदेश हो जाता है। सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो सघोष वर्ण होते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। इसके अलावा य, व, ल, व और है। इसके अलावा सभी स्वर भी कौन से वर्ण होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। ओके, तो इन सभी वर्णों के बाद में यदि प्रथम वर्ण के बाद में यदि सघोष वर्ण का योग हो, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग की किस वर्ण में बदल जाएगा, तो तीसरे वर्ण के अंदर आदेश हो जाएगा। तो क्या दे रखा है, दी कै का किस में बदल देंगे, ग के अंदर बदल देंगे। दिगंबर, दी आगे ए स्वर है तो इसको ग के अंदर जोड़ देंगे, पूरा ग हो जाएगा। आगे है स्वर रहित मैं और ब और व। ओके, तो दिगंबर का दिगंबर हमें प्राप्त हो गया। तो दिगंबर में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न है, विवाहोपरांत शब्द में समास होगा, विवाहोपरांत शब्द में समास होगा द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। तो साथियों बात करें विवाहोपरांत शब्द की, तो इसमें समास होगा आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, यदि शब्द किसी भी सामासिक पद के अंदर, किसके अंदर, सामासिक पद के अंदर अर्थ अनुसार पूर्वक पार, अर्थ अनुसार, यानी सामासिक पद के अंत में अर्थ अनुसार पूर्वक पार भर उपरांत ये शब्द आ जाए, तब हमारा कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। ओके, आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, यदि शब्द के अंत में अर्थ अनुसार पूर्वक पार भर उपरांत, सामासिक, किसी भी सामासिक पद के अंत में, ओके, तो इनसे जुड़ा हुआ हो तो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसके अलावा पहला पद अव्यय हो तब भी कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। या फिर पदों का दोहरान हो, यानी जिस प्रकार से शब्द है हमारे पास, जिस प्रकार से दिन दिन, हाथों हाथ, रातों रात, कानों कान, इस प्रकार से शब्द भी आ जाए तो हमारा कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। ओके, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, बादल का पर्यायवाची शब्द है जलज, जलद, सरोज या फिर उत्पल। तो बादल की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो साथियों बादल का जो पर्यायवाची शब्द है वह हो जाएगा आपका जलद, सॉरी जलज। कौन सा हो जाएगा, जलज बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। यानी मेघ, जलद, जलद, जलद का अर्थ क्या होता है साथियों, जल का अर्थ होता है पानी, द का अर्थ होता है देने वाला, जल देने वाला कौन सा हो जाएगा, बादल हो जाएगा। और एक नीचे क्या दे रखा है, जलद। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, ये नहीं है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जलद। कौन सा हो जाएगा, जलद बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसके अलावा बादल के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो मेघ, जलद, गण, नीरद, वारिद, बादल, पयोदर, पयोद आदि पर्यायवाची शब्द भी किसके हैं, तो बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे ये आपके हिंदी के कुछ, हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो एक बार इन प्रश्नों को जरूर देखिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।